हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम बात कर रहे थे स्पोर्ट साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी पे, और जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 का कुछ पार्ट मैंने बनाया है, पहले से अपलोड है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। और आज हम यूनिट 3 पे बात करेंगे, जो कि बीपीएड सेमेस्टर 3 में जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यूनिट 3 में आज हम बात करेंगे ऑर्थोडॉक्सी के ऊपर, कस्टम्स और ट्रेडिशन एंड फिजिकल एजुकेशन, सोशलाइजेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन और सोशल ग्रुप लाइफ, सोशल ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप और रिमोट ग्रुप। सिलेबस अपने हाथ में रखिए। आज हम इन टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ऑर्थोडॉक्सी के बारे में। इसे रूढ़िवादिता के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि जो परंपरा हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है, उन सभी परंपराओं को हम आज भी मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी ऐसी परंपराएं मानव जीवन में होती हैं जो कि एक पीढ़ी से दर पीढ़ी तक चलती चली आती हैं। ठीक है, हम उन्हीं परंपराओं को मानते हैं, उन्हीं परंपराओं का पालन करते हैं, उन्हीं परंपराओं का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्सी यहाँ पर जो है वो रूढ़िवादिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मतलब यह होता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी प्रथाएं या जो भी परंपरा चली आ रही हैं उनको हम मानते हैं और उन्हीं परंपराओं को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं, इसी में चलते हैं। उन सभी परंपराओं को हम आज भी मानते हैं तथा उनका पालन करते हैं। व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में सभी चीज़ों को सीखता है, सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है, फिर भी वह अपने पूर्वजों के द्वारा मिली परंपराओं को मानता है तथा उनका पूर्ण रूप से पालन करता है। ठीक है, इसको ही हम ऑर्थोडॉक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया कि ऑर्थोडॉक्सी क्या चीज़ है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स किसे कहते हैं। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कस्टम्स ये क्या होता है। इसे प्रथाएं भी कहते हैं। जब समुदाय के अनेक व्यक्ति एक साथ एक ही तरह के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तो उसे जनरीति कहते हैं। ठीक है, समाज से प्राप्त मान्यता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जिसे हम प्रथाएं कहते हैं। अभी आगे उनको इजी वर्ड में हम यहाँ पर समझेंगे। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि एक फुटबॉल की टीम का उद्देश्य होता है कि सामने वाली टीम को हराकर पुनः विजय प्राप्त करना, जिसमें टीम के सभी खिलाड़ी एक साथ मिलकर खेलते हैं तथा विजय प्राप्ति के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तथा गले मिलते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि समाज में कई सारे लोग हैं। ठीक है, और जब हम कई सारे लोग एक होते हैं, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स में हमने कई सारे अलग अलग ज़िले से, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं और एक ही टीम बना करके इंडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं अदर कंट्री में। तो वहाँ पर सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि हमें सबको मिल करके खेलना है, ना कि कोई उत्तर प्रदेश से है, ना तो कोई गुजरात से है, ना तो कोई हरियाणा से है, मतलब कोई स्टेट से नहीं है, ना तो कोई ज़िले से है, सब इंडिया से हैं। और हमें क्या करना है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है, हमें गोल्ड मेडल जीतना है। तो वहाँ पर सभी मिल करके खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कस्टम्स जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, चाहे वो किसी भी देश का व्यक्ति हो, हम उसके सम्मान में क्या करते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। तो यहाँ पर एक तरह का जो प्रथाएं हैं, जो कस्टम्स है, वो देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं ट्रेडिशन एंड फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंपरा के अंतर्गत पदार्थों, वस्तुओं का नहीं बल्कि विचारों, आदतों, रीति रिवाजों का समावेश होता है। ट्रेडिशन के अंदर हम क्या करते हैं, विचार, आदत, रीति रिवाज, जो इनके बारे में यहाँ पर हम बातचीत करते हैं। आगे चलते हैं। समाज में व्यक्ति अनेक प्रकार की विचारधाराओं वाला होता है। भाई, समाज में इंसान रहता है तो सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। अनेक प्रकार के रीति रिवाजों को मानता है, परंतु जब व्यक्ति शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करता है तो सभी खिलाड़ियों की विचारधाराएं एक ही होती हैं। भाई, अलग अलग व्यक्ति भले अलग अलग धर्म से है, अलग अलग परंपराओं को मानता है, पर वो अगर शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करता है, एक टीम में प्रतिभाग करता है, एक टीम से खेलता है, तो वहाँ पर वो सारे एक ही होते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि सामने वाली टीम को हराकर विजयी प्राप्ति करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, उदाहरण के तौर पर सभी खिलाड़ियों की खेल किट एक होना। ठीक है, अगर हम क्रिकेट में 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो उन सभी की जर्सी जो होगी वो एक ही कलर की होगी।
ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि उनकी जर्सी अलग कलर की है, उनकी अलग कलर की, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सभी समान दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे जब होता है तो उसके अंदर भी क्या है कि सभी प्रतिभाग करते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं प्रतिभाग करते हैं या वो प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सभी के लिए। असेंबली में भी सभी एक समान दिखते हैं, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इंटरमीडिएट प्रतियोगिताओं में भी सब एक समान रहते हैं, स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर भी सब एक ही समान दिखाई पड़ते हैं। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं सोशलाइजेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से खेल और प्रतियोगिता के अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चों में सामाजिकरण प्रमुख भूमिका निभा सके। जो कौशल आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और अच्छे सहकर्मी संबंध जैसे सामाजिक गुणों को विकसित करती है। सामाजिक संपर्क के माध्यम से सामाजिकरण होता है जो खेल की भागीदारी के साथ प्रारंभ होता है और खेल में सामाजिकरण के चरण कई कारकों से प्रभावित होते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसी में ही, व्यक्ति की दृष्टि से सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहार सीखता है, अपने आत्मविश्वास को विकसित करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास में सामाजिकरण मुख्य भूमिका निभाता है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है और अपनी परंपराओं को संस्कृति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके अंदर जैसे परिवार और सहकर्मी समूह, शैक्षिक संस्था, व्यवसाय आदि के द्वारा व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं सोशल ग्रुप लाइफ। समूह सामाजिक जीवन का एक मूलभूत हिस्सा है। केवल दो लोगों को यदि हम देखेंगे तो यह बहुत छोटा समूह होगा। अत्यधिक सदस्य अपने समूह के पूर्ण रूप से लाभदायक हो सकता है। मतलब कि जहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो एक बहुत छोटा सा समूह है, और जहाँ पर 10 से 15 से 20 से 50 व्यक्ति हैं वो एक बहुत बड़ा सा समूह है। ठीक है, तो समूह के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत कर सकता है, एक दूसरे से लेन देन होता है। ठीक है, अपनी बहुत सारी बातों को व्यक्ति शेयर करता है एक दूसरे से। तो उसी के अंदर अब हम देखेंगे यहाँ पर कि सोशल ग्रुप के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब हम इसी में ही बात करेंगे सोशल ग्रुप के बारे में। सामाजिक समूह हर जगह पर है तथा मानव जीवन का एक बुनियादी हिस्सा है। यदि आप हर जगह पर देखेंगे तो आपको लोगों के समूह प्रतीत होगा। एक सामाजिक समूह 2 या 2 से अधिक लोगों का होता है। सोशल ग्रुप में क्या होते हैं, 2 लोग होंगे या तो 2 लोगों से अधिक लोग उसके अंदर होते हैं, जो नियमित रूप से बातचीत करते हैं, एकता तथा आम पहचान की भावना का हिस्सा होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह लोग जो अक्सर एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और दुख को समूह का हिस्सा मानते हैं, वह एक समूह है। अब सोशल ग्रुप के अंदर कैसे लोग आते हैं उनको हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको आगे बताएंगे। सामाजिक समूह, उसके बारे में थोड़ा सा और देख सकते हैं। सोशल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं किसी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से संपर्क व लेन देन रखें, जिनमें एक दूसरे के कुछ समानताएं हों और जो आपस में एकता की भावना रखें, उन्हें हम क्या कहते हैं, सोशल ग्रुप कहते हैं। आगे एक इमेज के माध्यम से समझेंगे। ये एक प्रकार का सोशल ग्रुप है जहाँ के अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि 2 लोग हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपस में बातचीत है। ठीक है, आपस में ही चीज़ों का आदान प्रदान है। ठीक है, यहाँ पर एक सोशल ग्रुप आपको दिखाया गया है। फिर एक सोशल ग्रुप यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, इनका इनसे भी बातचीत है, इनका इनसे ही बातचीत है, इनका इनसे ही बातचीत है, इनका यहाँ पे इनसे ही बातचीत है, इनका यहाँ पे इनसे बातचीत है, फिर इनका यहाँ से इनसे बातचीत है, इनका इनसे ही बातचीत है, इनका यहाँ पे ही बातचीत है और इनका यहाँ से भी बातचीत है। मतलब कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो ये एक प्रकार का सोशल ग्रुप कहलाता है। अगर ये आपको PDF में नोट्स चाहिए, ठीक है, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, मैं अभी लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर बताऊंगा। ठीक है, आप उसमें हमको मैसेज कर सकते हैं। एक छोटी सी कॉस्ट इसकी है, ओनली 10 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। अगर आपको PDF इसके नोट्स चाहिए, जो मैंने पढ़ाया इसी के नोट्स PDF में चाहिए तो वो आपको मिल सकते हैं। और जो हमारा BPED में ही है 3rd सेमेस्टर में, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फिजिकल एजुकेशन, अगर आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 के नोट्स चाहिए तो उसकी भी कॉस्ट ओनली 20 रुपीज़ है। मतलब यूनिट 1 और 2 पूरी कंप्लीट आपको मिलेगी सिर्फ 20 रुपीज़ में। तो मैं आपको अपना एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, तो जिन भाई बहनों को ऐसे नोट्स चाहिए, जिनको लगता है कि ये महत्वपूर्ण नोट्स हैं, जिनको चाहिए, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं
प्राइमरी ग्रुप। प्राथमिक समूह वह समूह है जिसमें सदस्यों के बीच आमने सामने घनिष्ठ संबंध होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सदस्यों के बीच, सदस्यों के यहाँ पर बीच है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्राथमिक समूह वह समूह है जिसमें सदस्यों के बीच आमने सामने घनिष्ठ संबंध होते हैं, मतलब एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध होते हैं, साथ ही पारस्परिक सहयोग इनकी अनिवार्य विशिष्टता होती है। प्राथमिक समूह अपने आप में बहुत ही मजबूती में बंधा हुआ समूह है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राथमिक समूह आकार में छोटा होता है। जो प्राइमरी ग्रुप जो होता है, जिसको हम प्राथमिक समूह कहते हैं, ये आकार में छोटा होता है। ठीक है, और प्राथमिक समूह में विचारों के आदान प्रदान तथा निरंतर बैठकों से रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ जाती है। और इसमें 2-3 पॉइंट और हैं। प्राथमिक समूह में परिवार, आस पड़ोस और क्रीड़ा समूह को एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। ये उदाहरण किसके लिए है? प्राइमरी ग्रुप के लिए। अब प्राइमरी ग्रुप को हम देखते हैं। प्राइमरी ग्रुप जैसे हमारा फैमिली और हमारा फ्रेंड। फैमिली में 3 लोग यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कि 2 लोग यहाँ पर हैं, मेल फीमेल, और यहाँ पर एक बच्चा है। तो ये एक हमारा कौन सा ग्रुप कहलाएगा? ये हमारा ग्रुप कहलाएगा प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रुप क्या है? छोटा ग्रुप होता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब हमारा है रिमोट ग्रुप। रिमोट ग्रुप वह ग्रुप होता है जिसमें सदस्यों के बीच आमने सामने का संबंध नहीं होता है। रिमोट ग्रुप के सदस्य दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, ठीक, मतलब दूर रहते हैं, लेकिन इनका संबंध रहता है। यह ग्रुप बहुत ही बड़ा होता है। मतलब इसके अंदर क्या है कि आमने सामने कभी लोगों से कभी कभी ही मुलाकात होती है। लोग एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, फ़ोन से कांटेक्ट में रहते हैं, वीडियो कॉल से कांटेक्ट पे रहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कांटेक्ट पे रहते हैं। तो इस तरह से इनकी बातचीत आपस में होती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस ग्रुप का कंट्रोल एक ही जगह से होता है। इस ग्रुप के लोग किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए इकट्ठा होते हैं। मतलब कभी किसी तरह की मीटिंग हुई, किसी भी तरह का अगर कोई सेमिनार हुआ, या किसी भी तरह की कोई भी खेलकूद हुए, तो ये एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं रिमोट ग्रुप। आगे देखते हैं। जैसे इस तरह से आपको दिखाएगा रिमोट ग्रुप में ये एक व्यक्ति है, ये कई लोगों के यहाँ पर संपर्क में है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाया कई लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं। तो ये एक प्रकार का जो हमारा है वो है रिमोट ग्रुप आपका यहाँ पर कहलाता है। अब जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 700757373915। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 700757373915। जिन भी भाई बहनों को नोट्स चाहिए, मैंने उनकी कॉस्ट बता दी, ओनली 10 रुपीज़, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और बीपीएड एमपीएड से संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप उनको ज़रूर देखें और लोगों को शेयर भी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।